कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया था कि फाइलर्स बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कानूनी तौर पे एफबीआर ने नॉन फाइलर्स को खुली छूट दी हुई है। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी खरीदे, जो मर्जी गाड़ी खरीदे, उनके लिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और एफबीआर अगर कानूनी तौर पे देखें तो अपने ही कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है ताकि आपको कानूनी तौर पे इस चीज का पता हो कि अगर आप किसी भी वजह से नॉन फाइलर हैं तो आपको क्या बेनिफिट है और अल्टीमेटली आपको क्या जो है वो डिसएडवांटेज इसमें हो सकता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पिछले साल जो है वो एक सेक्शन ऐड किया गया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, सेक्शन 114C। इसके तहत इन्होंने कहा जी कि जो नॉन फाइलर है उनके लिए थ्रेश होल्ड लिमिट क्या, यानी कम से कम लिमिट क्या है कि वो इससे ऊपर जो है वो नहीं जा सकते और इससे नीचे नीचे रह के वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 के ऊपर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई बंदा गाड़ी बुक करवाना चाहता है और वो गाड़ी खरीदना चाहता है और उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है और उसकी जो गाड़ी की इनवॉइस है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है या इम्पोर्टेड गाड़ी है, जो भी है उसकी जो वैल्यू है वो एक्सीडिंग 7 मिलियन तक, यानी कि 70 लाख रुपए तक की जो गाड़ी है वो नॉन फाइलर जाके इजीली बुक करवा सकता है, वो जाके उसको खरीद सकता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने जाके सिर्फ उसका नॉन फाइलर का रेट पे करना है जो उसका ऊपर एप्लीकेबल होगा विद होल्डिंग टैक्स की मद में। उसके बाद ही इज गुड टू गो और उसको किसी किस्म की कोई रुकावट उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2 के ऊपर ये है कि अगर वो 114C1B के तहत अगर वो कोई एप्लीकेशन देता है कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें प्लाट हो सकता है, उसमें मकान हो सकता है, उसमें दुकान हो सकती है, फार्म हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो उसके मामले में उन्होंने कहा जी कि उस प्रॉपर्टी की जो फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन देखें तो जो आज की डेट में जो एफबीआर वैल्यू बनती है उस प्रॉपर्टी की, उसकी जो वैल्यू है अगर 100 मिलियन रुपीज से ज्यादा नहीं है, यानी कि वो 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता है। और उसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसने, जिस तरह फाइलर ने 1.25% रेट के ऊपर जो है वो उस प्रॉपर्टी का 236K का टैक्स देना होता है, इस तरह नॉन फाइलर ने अपना नॉन फाइलर वाला रेट जो है वो उसके मुताबिक जो है वो टैक्स पे करके उससे उस प्रॉपर्टी को खरीद लेना और उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। और ये जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो इसको जो है वो रजिस्टर करने का पाबंद है, यानी कि आपकी रजिस्ट्री भी पास होगी, आपको डीएचए, आपको बैरियर टाउन है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं आप उसको जो है वो लेटर भी उसका ले सकते हो, उसमें किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट नहीं है। फिर नंबर 3 के ऊपर ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, आप सिक्योरिटीज में, डेट में, स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट अप टू ₹50 मिलियन, यानी 5 करोड़ रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो आराम से स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में और इस तरह के जो सिविक बॉन्ड्स होते हैं और इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट के मामला होते हैं, उसमें जो है वो इजीली कर सकता है। सिर्फ उसको ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि अगर उसका कोई प्रॉफिट आता है तो उस पर नॉन फाइलर का रेट अप्लाई करेगा, जो कि नॉर्मल में 20% है तो उस पर 40% जो है वो अप्लाई करेगा। और उसके बाद जो है वो ये है कि जो उसकी लिमिट उन्होंने बता दी है 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली कर सकते, उसको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अब उसकी तरफ भी आ जाते हैं कि एफबीआर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है इनके खिलाफ। तो नंबर 1 के ऊपर ये है कि 114B का एक नोटिस होता है, वो सिर्फ उनके जो है ना वो दिया जा सकता है। अब उस नोटिस के अंदर क्या कहा जाएगा जी कि आप जो है वो फाइलर हो जाएं और आप जो है वो फाइलर होके जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। और इन केस अगर वो इसके ऊपर आ जाता है कि जी मैंने जो है वो टैक्स रिटर्न अपनी जमा नहीं करवानी है, तो 114B के नोटिस के आगे वो क्या कर सकते हैं। कमीशन नंबर 1 के ऊपर ये है कि वो आपका जो है ना मोबाइल फोन जो है ना जो उसको जो है वो डिसेबल कर देंगे। और अभी तक जो है वो किसी का मोबाइल फोन ब्लॉक नहीं किया गया। इस कंडीशन को आए भी तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, बाकी 3 साल से ऊपर हो गया। जो आपके मोबाइल फोन का ईमेल नंबर होता है उसको जो है अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया। फिर इसी तरह उन्होंने कहा जी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब ये वो कैसे बंद करेंगे कि जी बिजली का जो है वो कनेक्शन उसका मुनक़ता कर दे। तो उसमें यह है कि जो बिजली है वो उस बंदे का जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है और वो उसका अगर बिल पे करता आ रहा तो ये भी उसको वो कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3 के ऊपर ये है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गैस कनेक्शन, और गैस भी अगर वो बंद कर देते हैं तो वो नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो बिल पे कर रहा है तो उसका जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें ये जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के साथ आप देख सकते हैं कि सिम्स भी जो है वो उन्होंने ब्लॉक करने का एक दफ़ा जो इनिशिएटिव लिया था ऐसे को 3 साल पहले। उसमें कोर्ट ने उसी टाइम स्टे दे दी, आप किसी बंदे की सिम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको नोटिस दिया रजिस्टर होने के लिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्स डिफॉल्टर है। अगर आपने उसको रजिस्टर करवाना है तो आपको कोई और तरीके का जो है वो इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर एक बंदा जो है वो सारे मामला करता है और उसके अलावा जो फोर्थ इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि जी उस बंदे को जो है वो हम मुल्क से बाहर जाने पे जो है वो उसको रोक देंगे, यानी कि जो उसकी रिस्ट्रिक्शन होगी उसको बाहर जाने से रोक देंगे। तो अभी तक किसी बंदे को इस ग्राउंड पे नहीं रोका गया। 3.5 साल तकरीबन हो गए अब ये कि जी आप जो है ना नॉन फाइलर है तो आपको हम यहाँ से जो है ना वो बाहर नहीं जाने देंगे,
क्योंकि अगर एक शख्स के पास वैलिड वीजा है, उसके पास वैलिड टिकट है और वो उसका जो है वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कानूनी तौर पर ट्रैवल कर सकता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स इसी तरह में आपसे शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।